In the previous class, we have seen many things related to potential energy, work energy theorem, kinetic energy, है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझने के लिए छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें इंक्लाइंड प्लेन पे हुआ यूं है कि कोई चेन को रखा गया है, दिस इज व्हाट इज ए चेन। ऐसा क्वेश्चन स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, बस हम लोग अपनी दिमागी कसरत के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये जो लेंथ है ये 3 मीटर है और ये जो लेंथ है ये समथिंग लाइक 6 मीटर है, ठीक है। और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री और हम इसको रेफरेंस मानते हैं। इन फिगर शोन total mass of, or in figure shown, mass of chain is mass of chain is 4 kg per meter. Find its potential energy. रेफरेंस ऑलरेडी मेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सॉल्यूशन कुछ ऐसे चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्ट ए बी, कौन से पार्ट का, ए बी का, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्ट बी सी। दोनों पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और जोड़ दो, काम खत्म, सिंपल है। ए बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ए बी का पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इट इज मास ऑफ ए बी g इंटू h, कॉल इट h1। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी मास ऑफ बी सी इंटू g इंटू h2, बस करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें डालना है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मास ऑफ ए बी, ए बी का मास कितना है। ये तो दिया गया है कि इसका लेंथ है समथिंग लाइक 6 मीटर, अगर लेंथ 6 मीटर है भैया और दिया है मास इसका कितना 4 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर का मास 4 kg है, तो 6 मीटर का मास कितना हो गया 4 इंटू 6 24 kg। सो यू से इट इज 4 इंटू 6 इंटू g इंटू h1। ये mgh1 वाला एक्सप्रेशन में h1 क्या था, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबोव द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कितना है, कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है इसका, ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में होगा, किसका, ए बी का। और हमें h पता करना है, h क्या है, h इज दिस हाइट, यही तो है हाइट h1। अगर ये पूरा 6 मीटर है तो ये कितना हो गया 3 मीटर। h1 कितना हो जाएगा, h1 देखो ये ट्रायंगल में 3 sin 30, क्योंकि ये हो गया 3 मीटर है ना, ये पूरा दिया है आपका 6 मीटर, पूरा दिया है 6 मीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक हो गया 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये 3 मीटर, ये 30 डिग्री, तो h1 हो गया 3 sin 30 डिग्री, प्लस 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 m फॉर BC, BC का मास कितना है 4 kg पर मीटर, 3 मीटर लंबा, 4 इंटू 3 g। क्या कोई पहलवान मुझे h2 बताएगा, h2 क्या था, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द रेफरेंस। अब ये जो BC है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, हाँ बीच में होगा, यहाँ पे होगा, तो फिर h2 क्या हो गया, h2 हो गया ये हाइट हो गया h2,
अगर ये हाइट h2 है तो क्या आपको दिख रहा है h2 इज 3/2? यस। तो सिंप्लीफाई करें तो इट इज कमिंग 3 sin 30 इज 1/2, sin 30 इज 1/2, ये 24/2 इज 12 इंटू जी 336, 360, हम जी को 10 ले रहे हैं, ये हो गया आपका 90 इंटू 2 180, इट इज कमिंग 4540 जूल्स। क्या ये क्वेश्चन में सबको ठीक ठाक समझा पाया? ठीक है, ठीक है। तो ये था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोग देखे थे काइनेटिक एनर्जी, नहीं? चलिए ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का, जिसमें हम लोग पढ़े थे फॉर ए रिजिड बॉडी वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे कोई एक ब्लॉक को मैं यहाँ से फेंकता हूँ। लेट मी गिव यू ए केस लाइक दिस, लेट मी गिव यू ए केस लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इस इंक्लाइंड प्लेन में क्या दिया गया है? दिया गया है कि इसकी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक ब्लॉक को रखा गया है, ये है वो ब्लॉक। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा वाला ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को हमें पुश करके लेना है। कहाँ से कहाँ तक लेना है? ए से बी तक लेना है। क्या सारा डायमेंशन दिया है? हाँ ये दिया है। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, और बताने की क्या जरूरत है ए बी कितना होगा? वो तो सबको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 5 मीटर। 2 दे दिया तो तीसरा पता चल गया। हाँ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कोई एक फोर्स है जो दिखने में कुछ ऐसा वाला है। दिस इज वन फोर्स। कैसा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। और दूसरा वाला कैसा फोर्स है? दूसरा वाला फोर्स है कुछ ऐसा, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है। टू फोर्सेस F1 is equal to 30 Newton and F2 is equal to say 20 Newton। मूव, ये जो ब्लॉक है उसका डायमेंशन दिया गया है, ये ब्लॉक का डायमेंशन दिया गया है कुछ ऐसा है ना। दिस ब्लॉक इज लाइक दिस, ये ब्लॉक का डायमेंशन दिया गया है। ओके, टू फोर्सेस F1 is equal to 30 Newton and F2 is equal to 20 Newton displace the block of say something like 5 kg from ये 5 kg की जगह इसको थोड़ा 4 kg कर देता हूँ। 4 kg फ्रॉम A to B स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भैया, मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा तो ज्ञान होना जरूरी है। स्कूल वाले पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है। जब ये सारा फोर्सेस इसको पुश करेंगे ये चढ़ेगा A to B तक। फाइंड, क्या पूछा है? फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट B। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट B। ये दोनों फोर्स मिलके ब्लॉक को पुश करके A से B तक ले गए। जब वो B पे पहुंचा तब बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी है कितना? दैट इज व्हाट इज योर क्वेश्चन। तो शुरू में स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया। यस, रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब शुरू में काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जब बी पे पहुंचा कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पहले नहीं था अब कुछ है, कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस मतलब क्या? आप में से कोई मुझे बताएगा, अगर ये ब्लॉक 4 kg का है
तो ये 4 kg का ब्लॉक के ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। यहाँ पर दिया गया है कि फ्रिक्शन 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 4 kg? 3। ध्यान से सोचो तो, एक तो F1 में दिया हूं, F2 दूसरा है, तीसरा उसका वेट है, और एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। यस, 4 फोर्सेस। तो मुझे चारों फोर्सेस के चलते क्या क्या वर्क हुआ देखना पड़ेगा। टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस? डिफरेंट फोर्सेस जानने के लिए मुझे तीसरा फोर्स को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तीसरा फोर्स ऐसा है, क्या है ये फोर्स? ये है 4G। और क्या फोर्स है? और एक नॉर्मल रिएक्शन है ऐसा वाला, यू कॉल इट R। तो आंसर निकल जाएगा, वो बात अलग है। पहले आप समझो कि जब हम ये ब्लॉक को A से B तक लेके जाएंगे, ये सारा फोर्स कुछ काम करेंगे। वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस, सारा फोर्सेस जितना काम किए बाय दिस फोर्सेस, ध्यान रहे, वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहेंगे फॉर A to B मोशन, बात कर रहे हैं सोल्यूशन का। फॉर A to B मोशन वर्क डन बाय F1। आप लोग तो स्मार्ट हैं, तरीका आपको मालूम है, ढेर सारे फॉर्मूला हमारे साथ था। एक था F1 डॉट S, दूसरा था Fs cos थीटा, तीसरा वाला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब ये ब्लॉक को A से B तक लिए, F1 इंटू F1 के डायरेक्शन में कितना गया? F1 का डायरेक्शन, F1 कितना? F1 तो दिया है 30 न्यूटन, और उसके डायरेक्शन में कितना दूर गया? जब यहां से यहां तक है, इधर को कितना गया? 4 मीटर, सो इट इज 120 जूल्स। क्या बात समझ में आया? नाउ वर्क डन बाय, ये कौन है भाई? F2। क्या कोई पहलवान मुझे बताएगा F2 कितना है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के डायरेक्शन में कितना दूर गया? कि ये 5 मीटर हुआ, समझ में आया कैसे 5 हो रहा है? क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताने से ज्यादा फीस लगेगा, हैं? समझ में आ रहा है क्या? ये मतलब कोई भी ज्यादा फीस देने के लिए तैयार नहीं है। अरे यार ठीक, 100 जूल। कोई बताएगा? ये बताने वाले को हीरो माना जाएगा। वर्क डन बाय 4G। 4G कितना? वर्क डन बाय 4G, फॉर द वर्क डन बाय 4G, इट इज 4G इंटू 4G के डायरेक्शन में कितना गया? क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4G के डायरेक्शन -3, क्योंकि जब आप यहां से यहां तक लिए, नीचे की तरफ कितना गए? नीचे कहां गए? हम तो ऊपर की तरफ गए 3 मीटर, तो नीचे की तरफ -3, so it is coming -120 joules। अच्छा, वर्क डन बाय R, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है क्या होगा? R इंटू डिस्प्लेसमेंट, R इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, और इस डायरेक्शन में कहां गया है? अब आपका R ऐसा है, S ऐसा है, क्या आपको दिख रहा है कि R और S के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है? हाँ, तो 90 डिग्री है तो cos 90 0 होगा। वर्क डन बाय R इज 0 बिकॉज R इज परपेंडिकुलर टू S। क्या बातें समझ में आया? यस। इतना करने के बाद हमें पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी एट B, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट B माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A, कितना गेन हुआ? दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सारा फोर्सेस कितना कितना वर्क किए? 120, 100, -120, 0, 120, 100, -120, 0। और पहले तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली 100 जूल्स।
और इधर मिला काइनेटिक एनर्जी एट बी। क्या बात समझ में आया? बी में ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ में आ गया और काइनेटिक एनर्जी निकालने वाली तरीका भी समझ में आ गया। चलिए आज हम लोग देखते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है और बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ भी है। बहुत मजा आता है बच्चों को करने में और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कभी कभार लोग हड़बड़ी में इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक लॉ है, लेकिन ये वो लॉ नहीं है, कुछ अलग है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को आप ना बना सकते हो ना उसको नष्ट कर सकते हो, बस द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। जब किसी एक कॉइल को आप किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ब्लॉक को किसी रफ फ्लोर पे फेंक दोगे तो उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी था वो घिसते हुए जाएगा, कुछ दूर जाके रुकेगा। मैकेनिकल एनर्जी गायब हो गया तो आप कहोगे सर एनर्जी तो खत्म हो गया। नहीं, वो एनर्जी हीट एनर्जी या फिर दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आया? एनर्जी का फॉर्म बदल सकता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कुछ टोटली अलग है उससे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एज लॉन्ग एज no non-conservative forces are present, और ऐसे लिखेंगे in the absence of non-conservative forces। स्टेटमेंट आपके लिए आसान रहेगा याद करने के लिए। in the absence of non-conservative forces, in the absence of non-conservative forces, the total mechanical energy of a body or system of masses remain conserved। कंजर्व का मतलब रिमेन कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस रिमेन कंजर्व्ड। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितना था उतना ही रहेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आया? मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी था उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू में काइनेटिक एनर्जी था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी
और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दिस इज इक्वल टू दिस। इनिशियली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एक समय पे सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालो और पोटेंशियल एनर्जी निकालो। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी सर? स्प्रिंग की ग्रेविटेशनल नहीं, जितने पोटेंशियल एनर्जी है सारा निकालो, जितने पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी से सारे निकालो। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी समय में कांस्टेंट होगा। अगर यही चीज को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि मैं सपोज मैं लिखता हूं इसको थोड़ा, ये जो टर्म है के ई इनिशियल और इधर जो के ई फाइनल था इसको इधर ले आता हूं, माइनस के ई फाइनल इज इक्वल टू इधर क्या था पीई फाइनल और इधर जो था पीई इनिशियल, इसको इधर ले लेता हूं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो स्टेटमेंट निकल के आया उससे हमें क्या पता चलता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? लेट मी मेक ए स्पेस हियर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, ये तो समझ में आया, इधर उधर कर दिए, लेकिन इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि मान लो कि कोई बॉडी के पास पहले काइनेटिक एनर्जी था 20 जूल्स, अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया है। कोई पूछेगा कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, आप कहोगे 20 माइनस 5, है कि नहीं? यू विल से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 20 माइनस 5। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो चीज है ये क्या दे रहा है आपको? इट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज क्या दे रहा है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी के पास शुरू में था 10 जूल का पोटेंशियल एनर्जी, अब है 50 जूल का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है, 10 से 50 हो गया। कितना गेन हुआ है? 50 माइनस 10। कैसे निकाले? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हेन यू से इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू से यू आर टॉकिंग अबाउट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बस देखो, इनिशियल माइनस फाइनल मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यही चीज को तोड़ मरोड़ के अगर मैं इसको इधर ले लेता, इसको इधर ले लेता, तो शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाता, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। with the help of प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई एक ऐसे स्कूल वाले पूछ लेते हैं तो मुझे बताना पड़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन का हेल्प लेते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को वेरीफाई करना है। मतलब क्या करना है? इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रैम्पिंग फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन। जैसे हम कहेंगे कि यह है हमारा ग्राउंड। अब यहां से मैंने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, थोड़ा यहां से ऐसे फेंकता हूं। आई थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर। कैसे गया? ऐसे करके आया। नाउ द ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस। व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस, आई एम इंटरेस्टेड टू प्रूव दैट or verify that the law of conservation of mechanical energy is valid at every point of motion। मतलब total kinetic energy and potential energy here, total kinetic energy and potential energy here, everywhere is same। किसी भी दो पॉइंट में लेके दिखा दें। हमें प्रूव करना है कि जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
पोजीशन ए में जितना है पोजीशन बी में भी उतना ही है। तो बहुत सिंपल सा चीज है। चलिए करने की कोशिश करते हैं इसको हम। सपोज यहां से कोई पार्टिकल को फेंका गया, क्या स्पीड में, यू स्पीड में, क्या एंगल में, थीटा एंगल में, मास कितना, m। प्रूफ करते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। 8a क्या कोई बताएगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए? हाँ, कोई मास m को हम u वेलोसिटी में फेंकें तो इट इज हाफ mu²। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए? सर कैसे बताएंगे? अभी तक आप तो रेफरेंस नहीं बताया, खुद को रेफरेंस लेना है। किसको भी रेफरेंस ले लो, मैं लेता हूं इसको रेफरेंस। तो ये तो ग्राउंड पे ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी है 0। टोटल एनर्जी कितना है? इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ो तो हाफ mu²। हाँ, मतलब ए में टोटल मैकेनिकल एनर्जी है हाफ mu²। चलिए बी में निकालते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, और दोनों मिलके अगर इसके बराबर हुआ तो हम कहेंगे वेरीफाइड है। 8b। अब मैं इस फिगर को दूसरा पेज में लेना चाहता हूं। एट बी v वेलोसिटी 8 हाईएस्ट पॉइंट, ये तो सबको मालूम होगा। वेलोसिटी 8 हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होता था? u cos थीटा। क्या याद आ रहा है? u cos थीटा। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ mv²। इट इज हाफ mu² cos² थीटा। ये भी तो समझ में आया। अच्छा, 8b क्या आप लोगों को याद है? तो फिर प्रूफ करो कि याद है। ये हाइट कितना था मालूम है क्या? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला पढ़े। 8b h कितना है? u² sin² थीटा बाय 2g। सर आपको याद है क्या? हाँ, याद रखना पड़ता है, नहीं तो कौन पढ़ने आएगा मेरे पास। तुम लोग याद मत रखो, तुमको पढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, है ना? हाँ, u² sin² थीटा बाई 2g पढ़ा चुके हैं, तुम लोगों को आता था। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, किसी को भी पूछो तुमको आता है, बोलते हाँ 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 आता था। मतलब अभी नहीं आता है, आता था, एक समय में आता था। ये एक स्टाइल बन गया, नया ट्रेंड है। क्यों सुश्री का आता है? ये सर बोल दी। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला बता। हाँ सर, बस यही नहीं आता है जो आप बाद में पूछते हो, पहले जो पूछते हो सब आता है। देख लो, यही है वो लड़की जो बोलता है कि मेरे को आता है। कहाँ गया? लड़की को बड़ा करते हैं, इसको आता है। ये बहाना ठीक है। ये उसके sin² थीटा बाई 2g। तो क्या बता सकते हो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी? mgh, h मतलब ये कितना है? ये इट इज mu² sin² थीटा बाई 2। सर जी कहाँ गया? अरे mg का एक g था, इसके नीचे g था, एक g दूसरे g को खा गया। क्या आपको मिला? सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट बी? टोटल एनर्जी एट बी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्या था? हाफ mu² cos² थीटा। पोटेंशियल एनर्जी हाफ mu² sin² थीटा। तो ये हाफ mu² को अगर हम बाहर ले लेंगे, अंदर रहेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और आपको मालूम है इन दोनों में आपस में बड़ा प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं।
मिले तो हो गए 1, रह गया क्या, हाफ mu स्क्वायर। What was the total energy at A? Total energy at A was also half mu square. That means sum of kinetic energy and potential energy is same at every point of motion throughout. क्या बात समझ में आया? Yes. ये हो गई बात। Hence verified कि total mechanical energy is constant at every point of motion provided there is no non-conservative force, है ना। चलो इसको थोड़ा इधर रखता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। यस, ये डंडा को छोड़ दिया, चल मेरी डंडा। यस, सो क्या हो गया, दैट इज सेम एज टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए, दैट इज सेम एज टोटल एनर्जी एट ए में जितना एनर्जी था बी में उतना एनर्जी था, है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बस ध्यान रखना है कि सारा क्वेश्चन में क्लू एक ही है। क्या क्लू है बताओ? क्लू ये है कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन चीजों को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक सरफेस ऐसा गया है, ऐसा आया है, ऐसा गया है, दिया है कि ये डिस्टेंस है से इट इज 12 मीटर और ये डिस्टेंस कितना है, ये है से समथिंग लाइक 7 मीटर, ऐसा दिया है। कोई ब्लॉक को हम यहाँ से छोड़ दिए, दिस ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम ए, तो हुआ क्या, जैसे इस ब्लॉक को हम ए से छोड़े तो ये ब्लॉक क्या किया, सर करके आया, आके यहाँ पहुंचा। जब यहाँ के पहुंचा तो पक्का वो भाग रहा होगा। पूछा कि बताओ यहाँ पर जब पहुंचेगा उसका स्पीड क्या होगा। Did you get my question? The block is allowed to move from here. आया ऐसे ऐसे करके आया, यहाँ पर आया फिसल के, और पूछा है बताओ what is the speed of the block at B। ये पॉइंट का वैल्यू है। अभी क्वेश्चन क्या है, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे क्योंकि स्कूल वाले यूजुअली फिगर वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते हैं, फिर भी आप देख लो, समझने के लिए जरूरी है। द ब्लॉक स्लिप्स फ्रॉम पोजीशन ए and reaches B, find speed at B, neglect friction। सर ब्लॉक का मास दिया नहीं है, और क्या करें, ब्लॉक का मास भी नहीं दिया। ठीक है, थोड़ा फिगर को सुंदर बनाने के लिए मैं थोड़ा कुछ ऐसा किया हूँ। ठीक है, ये है आपका फिगर। अब मुझे आपको निकालना ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। ये इसी ट्रैक में कोई चीज फिसलते हुए आया ए से बी तक, बी में पहुंचा तो उसका स्पीड कितना है। चलिए, बहुत आसान होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है ऐसा क्वेश्चंस। थोड़ा ध्यान से देखो भाई, एक एक करके सोचते हैं। हम यूज करना चाहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को दो तरीके से समझ सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बस आपको सोचना ये है कि इस केस में जब ये ब्लॉक ए से बी पर आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा या घटा। सर पोटेंशियल एनर्जी पहले पता तो चले कितना था। चलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम कहेंगे तो बताओ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगर ए से बी तक आया तो नीचे आया कि ऊपर गया, नीचे आया। अब कोई चीज अगर नीचे आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। ऑब्वियस है भाई,
नीचे आने दो तरीका है, सोचने की तरीका है। एक तो हुआ mgh है, h घट रहा है, पोटेंशियल घटेगा। दूसरा हुआ mg इसको खींच रहा है, अगर आप नीचे ला रहे हो तो वर्क इज डन बाई mg। व्हेनेवर सिस्टम डज वर्क, उसका एनर्जी घटता है तो पोटेंशियल घटेगा। हाँ, तो पोटेंशियल घट गया तो घटा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा। शुरू में वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी घटा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, तो हम सीधे लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, जितना बढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही घटा होगा पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी आएगा कहां से अदरवाइज। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल, गेन इज फाइनल माइनस इनिशियल। अभी थोड़ा और स्मार्टली देखते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनली हाफ mv²। सर मास नहीं दिया, और डोंट वरी वी भी तो नहीं दिया, वी पता करना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ना मास दिया है ना वेलोसिटी दिया है। एनीवे फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना लॉस हुआ, जितना नीचे आएगा उतना लॉस होगा। जब वो यहां से यहां पर आया, ए से बी तक आया, थोड़ा ध्यान से देखो, जब वो ए से बी तक आया, ए था यहाँ पे, बी कहाँ है, यहाँ है, बी है यहाँ पे, कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है, ये इतना नीचे आया है। ये कितना है, यू क्लियरली सी इन दिस फिगर, ये 12 मीटर हाइट था, ये 7 मीटर हाइट है, तो 5 मीटर नीचे आया है। आर यू गेटिंग? कोई मास m 5 मीटर नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, mg5। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज mg5। अब ये m मालूम नहीं था, काटो उसको, तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2g5 नहीं, और g को 10 लेते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 100, मतलब v कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हेन इट रीचेस पॉइंट B, इट्स स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि आप लोग अभी ध्यान से सारा चीजों को देख रहे हो और क्वेश्चन को आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर लोगे, लिख लोगे, तो मेरा काम है सारा चीज को खत्म करना। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये कोई एक बड़ा निराला सा क्वेश्चन है। ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, बड़ा गंदा दिख रहा है, चलिए थोड़ा अच्छा वाला ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ये लेते हैं। हाँ, ये हो गया कोई ट्रायंगल। ऐसा कोई एक ट्रायंगल में कोई ब्लॉक यहां से आया, कोई ब्लॉक यहां से आया, ए से बी आया, कोई ए से सी से डी आया। ब्लॉक इज अलाउड टू कम फ्रॉम ए टू बी और सी टू डी। कोई इधर से फिसल गया है, ठीक है। कौन से ब्लॉक का वेलोसिटी जमीन पे पहुंचते पहुंचते ज्यादा होगा? जो बी में पहुंचेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा कि जो डी में पहुंचेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले ढंग से समझते हैं। ये दो ब्लॉक है, उनका मास दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया, मास है ना। थोड़ा इसको ऐसा कर देते और बढ़िया रहेगा। चलिए इस पॉइंट को मानते हैं ए। हर जगह ब्लॉक बनाने में दिक्कत होता है तो गोल बना देते हैं, ये है एक गोल, ये है एक गोल। अब ये दोनों ब्लॉक क्या हुए, ये दोनों अपनी जगह से नीचे आने वाले हैं, ये यहाँ से आने वाला है, ये यहाँ से आने वाला है। दोनों ब्लॉक फिसल के नीचे आएंगे। द टू बॉल्स, बॉल का नंबर 1, बॉल का नंबर 2,
The two balls were released from A. Which ball reaches ground with greater speed? कौन सा बॉल नीचे पहुंचेगा ज्यादा स्पीड में, आपको बताना है। Which ball will reach ground with greater speed? इसमें से कौन सा बॉल ज्यादा स्पीड में नीचे पहुंचेगा? I hope you have understood the question. अब ये बॉल आके यहाँ पे पहुंचेगा, ये बॉल आके यहाँ पे पहुंचेगा और ये बॉल भी आके यहाँ पे पहुंचेगा। कौन सा बॉल ज्यादा स्पीड में पहुंचेगा? 1 और 2? अच्छा, तो आप कहोगे कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा कोई भी बॉल का? इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया गेन। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ mg, और कितना नीचे आया? कौन सा बॉल 1 और 2 ज्यादा नीचे आया है? 1 और 2 सेम नीचे आया है। अरे हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई, दोनों के लिए तो h बराबर है। ये जितना नीचे आया वो इतनी नीचे आया, दोनों के लिए h बराबर है। इसके पहला वाले का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां पर आया, कितना नीचे आया? h पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, हाँ हुआ, कितना हुआ? mgh। दूसरे वाले का यहां से यहां पर आया, कितना नीचे आया? h पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, हाँ हुआ, कितना हुआ? mgh। दोनों ही केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सेम, दोनों ही केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब दोनों ही केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² लिखोगे तो इसको लिखोगे mgh, तो ये m को खा गया। मास चाहे कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ gh। और ये हाफ कहां से आया? जबरदस्ती आ गया था। यस, तो इट इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ 2gh। v is coming out to be root over of 2gh। क्या बात समझ में आया? ठीक है, हाँ मैम क्लास रे मैम कौन तू? हरिओम। हाँ मु क्लास चलछि। हाँ लिखी थी ना पठन तक मु देखि। So what we find here? सब लोग को डिस्टर्ब करते हैं। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, लुक एट दिस फिगर। मैं आपको एक केस दे रहा हूं, ये कोई छत है, ये छत से कोई चीज को फेंकना है, और जब हम फेंकने की कोशिश किए तो हम कहेंगे ये होगी हमारी अरेंजमेंट, यहाँ से हम आए। अब इसको मैं 3 अलग अलग केस में लेता हूं। Now look at the 3 cases। ये तीनों केस में हमें पता ये करना है कि कौन सा केस में the ball will strike the ground with greater speed। पहला केस में कोई बॉल को यहां से आपने फेंका ऐसे, कितने स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड में। दूसरा केस में ये बॉल को आपने ऐसे फेंका, कितना स्पीड में? वही 10 मीटर पर सेकेंड में।
और वो गया ऐसे, गिरा ऐसे। तीसरी केस में बॉल को आपने ऐसे फेंका, क्या स्पीड में, 10 मीटर पर सेकेंड में, वो गया कैसे, ऐसे, और गिरा ऐसे। सो सारा केसेस में द बॉल रीचेस ग्राउंड। क्वेश्चन है कि कौन सा केस में द बॉल स्ट्राइक्स ग्राउंड विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। सोचो 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 सोचो, इतना जल्दी थोड़ी बन जाएगा, थोड़ा सोचना है। ठीक है, ये केस में स्पीड है v1, ये केस में स्पीड है v2, ये केस है स्पीड है v3। व्हाट इज मोर, v1 और v2 और v3, ऐसे पूछा गया। कौन सबसे ज्यादा है, v1 v2 v3 में से कौन सबसे ज्यादा है? चलिए हाँ बताओ, कौन सबसे ज्यादा, आपको क्या लग रहा है? एक मिनट, हेलो, गोटे क्लास भी, हाँ हाँ कौन, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ମୋ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ठीक है, तो यहाँ पे मिला आपको v1 v2 v3। तो आपको क्या लग रहा है, तीनों में से कौन सबसे ज्यादा होगा, क्या लग रहा है? सॉरी, एक फोन आ गया था बीच में। हाँ, तीनों सेम होगा। आपका आंसर एकदम सही जा रहा है, लेकिन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ? इसमें से अच्छा कौन सा केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh, कितना नीचे आया? कौन सा केस में पार्टिकल ज्यादा नीचे आया है? ये यहां से यहां पर आया है, ये भी तो यहां से यहां पर आया है, ये भी यहां से यहां पर आया है। यू क्लियरली सी इन ईच ऑफ दीज केसेस द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड दैट h इज सेम फॉर ऑल केस। इस केस में जितना h है, जितना नीचे आया, इस केस में भी उतना ही नीचे आया, दोनों केस में बराबर h है। आर यू गेटिंग? In either case, it is coming down by the same thing. That means loss in potential energy is same in each case. तो फिर क्या कहोगे? Gain in kinetic energy is so gain in kinetic energy same, क्योंकि gain in kinetic energy होता है loss in potential energy के बराबर। हर एक केस में बराबर loss in potential energy हुआ है, तो gain in kinetic energy भी बराबर है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसका मतलब हाफ m v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ आप ऐसे कह सकते हो, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सब केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट हर एक केस में। हाँ सर, ये तो समझ में आया, लेकिन हर एक केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर था, हर एक केस में स्पीड दिया है 10, हाफ m 10 स्क्वायर, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हर एक केस में बराबर है। तो आप कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम, दिस इंप्लाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल। क्या बात समझ में आया? अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हुआ तो भी तो बराबर हुआ। क्या बात समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन, ए बॉल was projected with 15 meter per second at angle 30 degree to horizontal
from a roof of height 20 meter. Find with what speed the ball strikes ground. ये कितना स्पीड में बॉल ग्राउंड पे मारेगा। क्या दिया है? दिया है कि कोई घर था, घर का ये छत था, छत से हाइट कितना था 20 मीटर का, और इस छत से कोई एक बॉल को आपने फेंक दिया। क्या स्पीड में फेंका? इसको 15 मीटर पर सेकंड में फेंका। और क्या एंगल में फेंका? ये 30 डिग्री एंगल में फेंका। तो ये बॉल गया ऐसे, आया ऐसे, गिरा ऐसे। बताओ क्या स्पीड में गिरेगा? विथ व्हाट स्पीड इट स्ट्राइक्स ग्राउंड? क्या बात समझ में आया? चलिए, क्या स्पीड में ये पहुंचेगा नीचे? सॉल्व करने की आसान तरीका हुआ कि ये ए है, ये पॉइंट को बी कहो। सॉल्यूशन ऐसे देखेंगे, ए टू बी मोशन। बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? आई मीन पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है? मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर स्पीड v है तो v पूछा है ना, अगर v है स्पीड फाइनल तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। u कितना दिया है 15, u हमें मालूम, इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन बताएगा? mgh। कितना नीचे आया? ये m कितना नीचे आया जब यहां से यहां पर आया? नीचे कितना आया? 20 मीटर। सो यू सेड इज mg 20। तो ये m बड़ा खतरनाक है, भगाओ इसको। क्या मिलेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 भी नीचे था, इसको ले दो इधर, 2g 20, u था 15 के स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। सो ये जमीन पे पहुंचेगा 25 मीटर पर सेकंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देख लो कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कितने सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और जाके आपको करना है। ये हो गया कोई एक पुली। कौन है? पुली। ये पुली में है कोई झूल रहा है, ये एक ब्लॉक है। ये कोई एक दूसरा ब्लॉक है। ये ब्लॉक कितना है? ये ब्लॉक है 6 kg का, और ये कुछ 4 kg का। और क्या हुआ यूं हुआ कि ऐसा कनेक्ट कर दिए तो होगा क्या? बड़ा वाला नीचे जाएगा, छोटा वाला ऊपर जाएगा। बड़ा वाला नीचे जाएगा और जो ये वाला ये ऊपर जाएगा। ऑब्वियस है। पूछा कि जब बड़ा वाला नीचे जाएगा कितना? चलो मानते हैं कि 2 मीटर, तो छोटे वाले का स्पीड क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है? दिया है कि जब तक बड़े वाला नीचे जाता है, इन द फिगर शोन, ठीक है, इन द फिगर शोन दिया है, इन फिगर शोन फाइंड स्पीड ऑफ 4 kg when 6 kg goes down by 6 kg goes down by 2 मीटर। जब 6 kg 2 मीटर नीचे जाएगा तब 4 kg ऊपर गया होगा, उसका स्पीड कितना होगा? चलिए सोचते हैं। ठीक है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, अब 6 kg नीचे गया, 4 kg ऊपर गया। बस आपको थोड़ा सोचना है और बताना है। जब ये 2 मीटर नीचे आएगा, ये 6 kg 2 मीटर नीचे आएगा, 4 kg कुछ यहाँ पर आ गया होगा,
और 4 kg के पास कुछ वेलोसिटी होगा v, और वो हमें पता करना है। बस आपको बताना ये है कि जब ये 4 kg गया, 4 kg का स्पीड v होगा, 6 kg का स्पीड क्या होगा, v या उससे ज्यादा या उससे कम। सेम होगा भाई, ये जितना जाएगा ये उतना ही तो नीचे आएगा। ये 1 मीटर ऊपर गया तो 1 मीटर नीचे आएगा, ये जितनी जल्दी जल्दी भागेगा ये उतनी जल्दी जल्दी नीचे आएगा। ये भी में जा रहा है तो ये भी में ही आएगा, दोनों आपस में बंधे हुए हैं तो भी ही होगा। अच्छा, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका, पूरा सिस्टम का, इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जब 6 kg यहाँ पर आया होगा तो उसका भी स्पीड भी होगा। 6 kg का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, 4 kg का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ 6v², क्योंकि पहले कुछ था नहीं इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी था नहीं। जब 2 मीटर गया उसका स्पीड अगर v है तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ गया, जो है वही है, कितना है, हाफ 6v²। इसके पास भी कुछ नहीं था, ये जब 2 मीटर गया ऊपर इसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, हाफ 4v²। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी, ये कितना बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी, इसका कितना बढ़ गया, दिस इज द टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आया, दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसका कितना लॉस हुआ, इसका कितना लॉस हुआ। ये जो 6 kg है ये तो 2 मीटर नीचे आया है, तो लॉस कितना होगा, 6g2। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg। अच्छा, और खाली इसका क्यों, 4 kg का भी देखेंगे। 4 kg का लॉस हुआ है क्या, नहीं, ये जब 2 मीटर नीचे जाएगा ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, 4 kg का तो गेन हुआ है। लेकिन हम तो लिख रहे हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। 4 kg का कितना गेन हुआ है, 4g इंटू 2 mgh, क्योंकि h है 2 मीटर, 4g2। 4 kg का गेन हुआ है 4g2, हम क्या लिख रहे हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन हुआ है 4g2 तो लॉस कितना हुआ है, -4g2। तो आप कहोगे डी -4g2। सिंप्लीफाई करें तो ये 3v², ये 2v², मिलके हुए भी 5v², इधर हुआ 6g2 -4g2 इज कमिंग आउट टू बी 40, और v हो गया, v² हो गया 8, और v हो गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया, यस। ये बात है, ये हो गया क्वेश्चन। कितने सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसके ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पर लगा है कोई स्प्रिंग, और यहां पर कोई एक ब्लॉक ऐसा है। ब्लॉक कितना है, 4 kg का। स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, से इट इज 50 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, ये ब्लॉक को हमने इधर धकेला 10 मीटर पर सेकेंड में, और ये दिया है कि ग्राउंड जो है स्मूथ है। अब अगर ये ब्लॉक ऐसे आएगा तो जैसे आएगा ये स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा। कब तक, कुछ दूर जाने के बाद ब्लॉक रुकेगा, रुकने के बाद फिर से ब्लॉक वापस आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो हमें बताना, निकालना ये है इन फिगर शोन। इस फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। यस, इन फिगर शोन find maximum compression in spring। मतलब ये जो ब्लॉक है ये तो इधर जाएगा, लेकिन जाके वो स्प्रिंग के पास पहुंचेगा,
स्प्रिंग को दबाएगा, कितना मैक्सिमम दबाएगा बताओ। करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए, जैसे ये जाएगा थोड़ा विजुअलाइज करो, ये जाएगा स्प्रिंग को टच करेगा, फिर स्प्रिंग को दबाएगा दबाएगा दबाएगा, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया मतलब ब्लॉक और नहीं दबा सकता, तब कंप्रेशन कितना है। जब वो मैक्सिमम दबा चुका है, क्या बता सकते हो तब ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा? ये गया, दबाया दबाया दबाया, मैक्सिमम दबा दिया और नहीं दबा सकता, अब ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? सोचो, यही तो फील करने वाली बात है। हर चीज बता देंगे तो थोड़ी होगा। ये हो गया कोई एक स्प्रिंग, ये हो गया कोई एक स्प्रिंग वॉल के साथ लगा है, इसके साथ लगा है कोई ब्लॉक आया, टच किया, ये ब्लॉक को हमने इधर को फेंका था, अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसको दबाया 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 दबाया, मैक्सिमम यहां तक दबाया और नहीं दबा पा रहा है, मतलब अब क्या होगा? रुक जाएगा? नहीं, फिर से वापस आ जाएगा। तो ब्लॉक ऐसे जाएगा, फिर से वापस आएगा, मतलब जहां से वापस आने की कोशिश करेगा उस पोजीशन पे कैसा हुआ था, गया था, ऐसे यहां से लौट के आएगा, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या होगा इसका? क्या फील हो रहा है? ये वो जो अब ये जो ब्लॉक है वो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, स्प्रिंग को दबाएगा दबाएगा दबाएगा, मैक्सिमम जब दबा लेगा उसके बाद तो और नहीं दबा सकता, मतलब और दबा नहीं सकता, मतलब रुक जाएगा, फिर क्या होगा? स्प्रिंग इसको ढकेलते हुए वापस ले आएगा, है कि नहीं? तो पहले चीज हमें ये याद रखना है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन let maximum compression is x at maximum compression, जब मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका है v इज इक्वल टू 0, ब्लॉक का वेलोसिटी 0 है। ये दो चीज आपको समझ में आना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा एक ग्लास में पानी लाओ, चुल्लू में भरो, डूब के मरो। समझ में आया? हाँ। लेट मैक्सिमम कंप्रेशन इज x एंड एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी 0, जब मतलब पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, x का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में पूछा है, और हमें मालूम है कि जब ये कंप्रेस हो गया होगा x तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी 0 हो गया होगा मेरे भाई, तो इसके पास तो पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी था, गायब हो गया। हम तो कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, गया कहाँ वो एनर्जी? ना ऊपर गया ना नीचे आया। ऊपर नीचे होता था हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गेन या लॉस हो गया। लेकिन सोचो तो, स्प्रिंग को कभी हम दबाते हैं या फिर एलोंगेट करते हैं, दोनों केस में स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होता है। तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ब्लॉक का, वो कहां कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इट हैज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जब दबा हुआ है तो उसके पास एनर्जी है, छोड़ देंगे तो ढकेल के ले आएगा, इट इज एबल टू डू वर्क। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म्ड स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, इसको डिराइव किए थे। तो हम क्या कहेंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ? शुरू में था हाफ 4 10 स्क्वायर, बाद में क्या था? 0 था। वेलोसिटी 0 था तो काइनेटिक एनर्जी 0 था। शुरू में ये था, बाद में ये था, टोटल एनर्जी लॉस हो गया। गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में कुछ एनर्जी था क्या? नहीं, तो खुले में था। अब कितना दब गया है? x, तो जब दब गया है तो एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में एनर्जी हो गया अब कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रहा है? अब देखो, ये हाफ दूसरी हाफ को खा गया। ये 400 इज इक्वल टू के का वैल्यू दिया है 50 इंटू एक्स स्क्वायर, और x हो गया 2√2 मीटर। मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? 2√2 मीटर्स। समझ
समझ में आया? x इज इक्वल टू 2√2 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आया? ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? स्टिंग स्टिंग की ब्रिंग रिंग? टिंग टिंग मतलब इंटरेस्टिंग, रिंग रिंग मतलब बोरिंग बोरिंग। क्या है? बोरिंग है? अरे यार, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं बताओ? कुछ लोगों को तो पढ़ाई ही बोरिंग लगता है। वो सोचते हैं पढ़ाई सबसे अच्छा वाला पढ़ाई कैसे होता, नहीं मतलब क्लासरूम में हम लोग जाके बैठे होते हैं, ना कॉपी ना पेन, मेरे को हमको कोई नहीं पूछता। पढ़ाने के लिए ऋतिक रोशन आता और पढ़ाता, बीच बीच में कोई दूसरा वो क्या नाम है वो फिल्म स्टार का, वो सब आते कॉफ़ी लेके बीच बीच में ऐसे घूम घूम के हमको कॉफ़ी देते, हम आराम से बैठ के देखते और ऋतिक रोशन पढ़ाता, मजाक वजाक करता, निकल जाता। कोई एग्जाम कुछ नहीं होता, कोई एग्जाम कुछ नहीं, पढ़ो ना पढ़ो कोई बोलने वाला नहीं है ना, कोई एग्जाम नहीं। हाँ ऐसे ही क्लास प्रमोशन हो जाता, मर्जी किया तो क्लास में उठ के आते। ये जो पढ़ाई है वो मस्त होता है। अब पता चला कि आ गए ये सर, उधर से बीच में राउत साहब देख रहे हैं कौन चिल्ला रहा है क्या कर रहा है। ये सारा सपना जो है क्या होता है हमारा, गड़बड़ कर देता है। तुम्हारा सपनों का कोचिंग सेंटर कैसा होता है, कितने मजेदार होता नहीं? एनीवे, तो ठीक है, अभी नाउ यू हैव अनदर क्लास। अभी इसको आप इतना करो, 6 बजे यू हैव अनदर क्लास, विल सी, और आगे इसको फिर से बढ़ाएंगे। विल सी यू अगेन टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद।